हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे जो अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग मोर देन 40 प्लस क्वेश्चंस करंट अफेयर को देखेंगे, जो बहुत है बर्निंग इशू था, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 38 मार्क्स के क्वेश्चंस है। अगर इस इनिशिएटिव से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में इस क्वेश्चन को वहाँ पे सेंड किया जाता है और आपके द्वारा आंसर लिखकर उसी ग्रुप में आपको सेंड किया जाता है। इवनिंग में ये जो सीरीज है वो लाइव आने वाला था, बट आज लाइव नहीं आ सकता क्योंकि सब इशू था। कल से हम लोग ट्राई करेंगे इस सीरीज को हम लोग लाइव लेकर आए। और लाइव में क्या होगा, दोनों वन टू वे कम्युनिकेशन होगा और उसमें आप क्या करेंगे, हम इंट्रो पार्ट और कंक्लूजन पार्ट मेनली इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बॉडी पार्ट आपके साथ इनपुट होगा और मेरे जो इनपुट होंगे, दोनों से मिलाकर हम लोग बॉडी पार्ट को कवर करेंगे। इससे क्या आपका बेनिफिट मिल सकता है कि जो यूनिकनेस है आंसर में वो आपका झलकेगा और ये कहीं रत्तु तोता की तरह हम इसको नहीं, इस करंट को नहीं कर सकते। ये जो करंट है, ये जो करंट अफेयर है, ये स्टैटिक्स एज वेल एज करंट का है, पार्ट है। इसमें हम लोग दोनों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में क्या है। जो रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वन नेशंस वन इलेक्शंस पे, उसमें जब पब्लिश होने के बाद जब रिपोर्ट आया था तो उन्होंने उस पर क्या हो गया, बहुत सारा डिस्कशन स्टार्ट हो गए। तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब इसमें बताना है कि जो इसका जो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो स्टार्ट होगा, मतलब इम्प्लीकेशन के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फेडरल स्ट्रक्चर्स पे क्या होता है और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में क्या है। उसके बाद में आपको बताना है मेरिट डिमेरिट, और आपको सजेशन भी देना है कि आपको एक सजेशन क्या है, प्रैक्टिकली सजेशन क्या हो सकता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको इस पे डिस्कस करेंगे। आप हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इंट्रो पार्ट को देखेंगे। इंट्रो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिसेंट रिपोर्ट आपका था तो उसी से हम लोग करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, वन नेशंस वन इलेक्शन को डिफाइन करेंगे। वन नेशंस वन इलेक्शन क्या है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड लोकल बॉडी। लोकल बॉडी में आपका लोकल पंचायत वाला हो गया, म्यूनसिपल हो गया। ठीक है, वो मतलब सेम टाइम पे इलेक्शंस हो गए। सेम डे नहीं हो सकता है ना। सेम मतलब सब सारे इंडिया में सेम डे नहीं हो सकता है, बट सेम टाइम पे जब वोटिंग डालेंगे तो तीनों के लिए आपको एक साथ ही वोटिंग करना पड़ेगा। अलग अलग बैलेट पेपर होंगे, अलग अलग ईवीएम मशीन्स हो गए, उस वक्त का मैकेनिज्म देखा जाएगा कैसा है, बट सबके लिए अलग आपको वोट दिया जाएगा। तो इसी पे रिसेंट रिपोर्ट जो हाई लेवल कमेटी थी, फॉर्मल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने सबमिट किया था, जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं उन पे। तो ये सब स्टार्ट हो गया। इसमें इन्होंने बहुत सारे बात किया, जैसे फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशंस वन इलेक्शंस, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशंस क्या हो सकता है, डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होता है, ये सब सारा हो जाता है। मेनली इनका आइडिया क्या था, रिड्यूस द इलेक्शंस रिलेटेड डिसरप्शंस। जैसे जो इलेक्शंस जो इस कमेटी का और ये इसका मेन ये आपका है कि जो भी डिसरप्शंस होते हैं पॉलिसीज़ में हो गए, ठीक है, कंटिन्यूटी रिसोर्सेज का जो ज़्यादा यूज़ होता है, ऑप्टिमल रिसोर्स का यूज़ करें, ये सबको, और ये सबको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और एक और कंसर्न हो गया, कंसर्न अबाउट द फेडरल एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस में उसको कैसे टैकल करें। ये सब सारे को उन्होंने कहीं ना कहीं एड्रेस करने का कोशिश किए हैं। ठीक है, जो आपके हाई लेवल कमेटी था उन्होंने अपने रिपोर्ट में। अब ये रिपोर्ट आया, ये न्यूज़ में बहुत है, न्यूज़ में अभी भी है सब जगह, और ये रहेंगे, बहुत पहले से भी न्यूज़ में है और अभी ये बर्निंग है क्योंकि रिपोर्ट की वजह से। और रिपोर्ट किसने दिया, रामनाथ कोविंद ने। तो ये क्या है आपके पास, ये इंट्रो का पार्ट हो गया, पूरा इंट्रो का। तो इंट्रो का हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो देख सकते हैं हमने कैसे इसको इंट्रो को डिफाइन किया है। दूसरा पार्ट ये है कि इंट्रो से आगे हम लोग ये बता सकते हैं एग्जामिनर को कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या, पहले कुछ हुआ है कि या फिर फर्स्ट टाइम है इंडिया में है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो होता है 52 में, 52 फिर ये सब 57 62 50 ये सॉरी 62 और 67 में,
ये सब में जब इलेक्शंस होता है उस टाइम में क्या होता है, साइमल्टेनियसली इलेक्शंस होते हैं, बट सम पॉलिटिकल इरेगुलरिटीज, जैसे जैसे गवर्नर रूल्स हो गया या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की वजह से या हंग असेंबली हो गया, इस सब कारण से क्या हो गया, ये साइकिल में ब्रेक हो गया। ठीक है, कोई पहले हो गया, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं सो कर पाया, उसकी वजह से क्या हो गया, असेंबली को मतलब डिसॉल्व करना पड़ा, उसकी वजह से फिर ये क्या हो गया, ये जो साइकिल जो चल रहा था साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया डाइवर्स पॉलिटी एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स होता है। इसके क्या होता है, दोनों बहुत जो वन नेशन वन इलेक्शंस का अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है। तो सबसे पहले चैलेंजेस भी है, तो दोनों अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो अपॉर्चुनिटी भी है और उसके चैलेंजेस भी हैं इम्प्लीमेंट करने का। तो चैलेंजेस में देखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ये जो रिपोर्ट है, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट में अभी क्या हुआ, जैसे रिपोर्ट आया तो उसमें सारे जगह न्यूज़ स्टार्ट हो गए, सब जगह ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गए जब हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट था। तो इससे पहले कुछ हुआ क्या था, ये हाई लेवल कमेटी का जो रिपोर्ट था उसमें उन्होंने बताया कि रिकमेंडेशंस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अमेंडमेंट जैसे 83 अमेंडमेंट, वन 172 अमेंडमेंट, ये सब करना पड़ेगा। 82 जो अमेंडमेंट होता है, 82 आर्टिकल जो सॉरी 83 जो आर्टिकल है उसमें क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट का आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में 72 हो गया, 172 हो गया जो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली, क्योंकि स्टेट काउंसिल तो वो परमानेंट होता है, राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट बॉडी होता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जब भी होगा स्टेट असेंबली, लोकसभा और पंचायती राज, तो ये तीनों का साइमल्टेनियसली इलेक्शन की बात होता है। तो ये सब में आपको अमेंडमेंट लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबको अमेंडमेंट करने के लिए इन्होंने अपना अपना वो रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें था। अब क्या हो गया, कंसिडर गवर्नमेंट ने क्या किया, जब ये रिपोर्ट आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसिडरेशन एक्टिवली डिस्कस स्टार्ट किया, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व करके, इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करके उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट स्टार्ट करे। तो इसमें कंसिडरेशन, गवर्नमेंट कंसिडरेशन, जैसे उसने बहुत सारा शेयर होल्डर जैसे पॉलिटिकल पार्टी है सबको एक मंच में लाकर डिस्कशंस, और इलेक्शन कमीशन को भी पार्टिसिपेट कि कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकल में लेके आ सकते हैं, तो उस सब पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट का कंसिडरेशन। उसके बाद में जो अभी जो रिपोर्ट है ये तो रिसेंट रहा, तो पास्ट में क्या क्या इसका हिस्ट्री रहा है उसके बारे में देखें। जैसे लॉ कमीशन आपके आता है, लॉ कमीशन 2018 का रिपोर्ट है, तो इसमें क्या क्या उससे पहले भी आया, जैसे आपके 99 में या 2015 में ये सब रिपोर्ट हुआ। तो इन्होंने रिपोर्ट में, अब ये इसमें क्या है, पास्ट रिकमेंडेशन में अगर नाम भी याद है तो भी सफिशिएंट है ना, तो एक लाइन में इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि इन्होंने जो लॉ कमीशन जो रिपोर्ट था उन्होंने क्या बोला, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यही जो इसमें क्या है कि जैसे ये हमने लॉ कमीशन दिया, तो अगर लाइव सेशन होता तो आप क्या करते, इनपुट देते इसमें, तो ये क्या होता है, एक इंटरेक्टिव से, ये क्योंकि अभी वन वे कम्युनिकेशन से कोई नहीं, आज के लिए हम मैनेज करते हैं, कल से ट्राई करेंगे कि हम लाइव आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का है, वन नेशन वन इलेक्शन के, वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बारे में सजेशन दिया था इन्होंने, जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है। ठीक है, अब नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया उसने बोला जो भी ये जो है ना, जो इंस्टेंट अभी अब नहीं स्टार्ट करे, एक बार भी नहीं, इसको जब भी इम्प्लीमेंट करे तो हम फेज मैनर में कर सकते हैं। जैसे अगर किसी किसी कोई अभी डिजॉल्व के बीच अभी देखिए, जैसे कोई इलेक्शन स्टेट, अभी लोकसभा का इलेक्शंस हुआ, ठीक है, तो लोकसभा का जब इलेक्शंस हुआ है तो उसके कुछ टाइम बाद अगर राज्यसभा का होता है, मतलब कि स्टेट असेंबली का होता है, तो उसको एक साथ कर सकते हैं। बट अगर एक साल पहले होता है उसका, जैसे लोकसभा का टर्म हो गया, उसका 4 साल बाकी हो, तो उसका कुछ मैकेनिज्म लेके आना है, 4 साल का स्टेट असेंबली का, तो एक साल के बाद नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो उसका मैकेनिज्म और कमेटी में भी सजेस्ट किया है कि उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं फेज मैनर में। तो ये सब सारा इसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी जो है, पार्लियामेंट कमेटी हाई लेवल कमेटी था, तो उन्होंने क्या किया, जो कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट लगते हैं जो इलेक्शंस में, तो उसको कैसे हम लोग एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट की अकॉर्डिंग कि 2024 में जो इलेक्शंस हुआ तो उसमें मोर देन कितना 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए।
ठीक है। इलेक्शंस के एक्सपेंसेस तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंशन सिर्फ लोकसभा में हुआ। फिर अगर स्टेट असेंबली में होता है, पंचायतीज में होता है, तो बहुत सारा इसमें हर्डल भी आते हैं, वो सब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें इम्प्लीकेशंस है। अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया। सबसे पहले हमने रिपोर्ट का देखा, है ना, कि क्या क्या पहले से हिस्ट्री रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि मेरिट क्या होता है। मेरिट का मतलब क्या हो सकता है कि इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है कि इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग हो गया। जैसे हमने अभी बताया कि इसमें एक एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट जब इलेक्शंस हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ 2024 में, तो ओवर द 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक है, इस पे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होगा एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी? इसमें जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है MCC, तो इस कंडक्ट को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो न्यू पॉलिसी आप नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, जैसे हर इलेक्शन, जैसे जनरल इलेक्शन हो गया, फिर स्टेट असेंबली का हो गया, फिर पंचायती राज का हो गया, तो इसमें क्या होता है MCA लगा, तो इससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उस पर कहीं ना कहीं वो प्रभाव करता है और उसको इफेक्ट करता है। तो उसमें हम लोग कैसे इसको उसका भी बेनिफिट मिल सकता है हमें, ठीक है। उसके बाद में दूसरा इसमें जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट है, सिक्योरिटी पावर्स है, मैन पावर है, उसका भी रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी में। जैसे मैन पावर है, जो गार्ड्स लोग होते हैं, जो ऑफिसर लोग होते हैं इलेक्शंस में, तो उसका भी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं कि एक साथ इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पता चलेगा कि MCA लगने की वजह से बहुत सारे दिक्कत होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी गवर्नेंस है, जो भी पॉलिसी है, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब क्या हो गया, जैसे अगर ये आपका इम्प्लीमेंट करता है, तो जो जैसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर कोई अभी जैसे बिहार में इलेक्शंस है, आप एग्जांपल दे सकते हैं, तो बिहार में अभी अपने प्राइम मिनिस्टर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल लीडर्स जो भी है, वो ऑफनली विजिट कर रहे हैं बिहार में और बहुत सारा पैकेज दे रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, शॉर्ट टर्म गेन हो गया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो गया। तो इसको हम लोग इससे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं जब ये वन नेशन, क्योंकि कभी भी आपको पॉपुलर प्लान जो होता है लोग को खुश करने के लिए, वो प्लान आप नहीं दे सकते। जैसे अभी बहुत सारा बिजली फ्री, ये फ्री, है ना, सब, तो वो सब क्या है, पॉपुलर प्लान है, तो वो सबसे हम लोग एक साथ ही सबको कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा तो वो कहीं वो मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये वोटर टर्न आउट होता है। जैसे अब देखिए, अभी अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, फिर आपका स्टेट असेंबली का हो जाएगा, ठीक है, स्टेट असेंबली का होता है, फिर पंचायती राज। तो अगर कोई, अगर समझिए बिहार का कोई आदमी है या यूपी का, अगर दिल्ली में रहता है, मुंबई में, तो हर हर बार ये अगर 3 बार होता है, 3 बार वो नहीं जा सकता। अगर वो एक बार होगा तो वो क्या हो जाएगा, असाइनमेंट एक बार जाकर वोट अपना कास्ट कर सकते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करके एक बार ही इसको कर सकते हैं। अगर इसमें एक एक रिपोर्ट है, इसमें इसमें क्या है कि 1999 में क्या हुआ, 99 में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ, जैसे कर्नाटका में हुआ, ठीक है, कर्नाटका में हो गया, है ना, कर्नाटका में हो गया, महाराष्ट्र में हुआ और आंध्र प्रदेश में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो टर्न आउट जो होगा ना, इंक्रीज हो गया। कितना परसेंट, 11.5% जो टर्न आउट था प्रीवियस से, वो इंक्रीज हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो स्टडी है, ये शो करता है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हम लेकर आते हैं, तो इसमें जो वोटर टर्न आउट होता है, जो बहुत सारे जगह बहुत कम जाते हैं, क्योंकि ये प्रवासी जो इंटर स्टेट माइग्रेशंस होते हैं, उसके कारण ये सब हो पाता है ना। तो उसे पॉलिटिकल टर्नआउट, जो वोटिंग राइट आपको मिला गया है, तो उसको लोग अपना यूज़ नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर एक साथ होता है इलेक्शन तो ये सब कर सकते हैं पॉइंट। उसके बाद में रिड्यूस्ड कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड पॉलिसीज़। तो जैसे इलेक्शन होता है तो कास्ट बेस्ड पॉलिसीज़ बहुत सारे आते हैं ना, तो वो आप देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। लेस बर्डन टू सिक्योरिटी फोर्स एंड इलेक्शन मशीनरीज। जैसे जो भी इलेक्शंस जब होते हैं, तो जो भी ऑफिसर होते हैं, तो वो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं, उसी के अंदर काम करते हैं। तो वो सब मतलब क्या हो, उनको बर्डन होगा हमेशा बार बार उसको 3 बार नहीं अपॉइंटमेंट करना, एक बार में ही सारा काम हो जाएगा। और जो उनका जो मेन काम है, तो उनके लिए ज़्यादा टाइम
मिल पाएगा, या टीचर्स है, टीचर को मोस्टली यूज़ करते हैं इलेक्शन कमीशंस में वोटिंग के लिए, ग्रास रूट्स लेवल के लिए, तो उसका जो काम है टीचर का एजुकेशन देने का, तो वो काम हो जाएगा। या जो भी ऑफिसर्स लोग हैं जो उसका मेन काम है उस पर ज़्यादा वो लोग टाइम दे पाएंगे बजाय इलेक्शंस में, ठीक है। तो अभी तक हमने ये 6 पॉइंट देखा, 6-7 पॉइंट जो देखा हमने कि उसके मेरिट क्या है, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। दूसरा बात है उसमें जो चैलेंजेस क्या है, डिमेरिट के जगह में हम लोग चैलेंजेस लिख सकते हैं, चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या फेस कर सकते हैं। तो चैलेंजेस सबसे पहले क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर्स हो गया या स्टेट ऑटोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री है, ठीक है। इंडिया क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री है, तो उसको हैम्पर करेगा, ठीक है। वन नेशंस वन इलेक्शंस आकर उसको हैम्पर करेगा। दूसरा क्या है, स्टेट का जो जैसे स्टेट का जो ऑटोनॉमी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हम लोग ये सकते हैं कि लॉजिस्टिक लीगल चैलेंज है, जैसे लीगल चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसे आना है, तो वो सब करने के लिए जैसे 83 है ना, 83 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, जैसे ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, 172 आर्टिकल्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली को इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा इसकी वजह से। तो और फिर लोकल बॉडी का भी आर्टिकल होता है, उसके रिलेटेड भी आर्टिकल को आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये लोकल बॉडी ये सब सारे को आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो ये सब सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद में डिसएडवांटेज ऑफ रीजनल पार्टीज़। अब रीजनल पार्टी क्या होगा, क्योंकि जो अब नेशनल पार्टी होगा ना वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, रीजनल पार्टी का जो चैलेंजेस है तो उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजनल जो इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, मर्ज हो जाएगा नेशनल इश्यूज से। तो क्या होगा, रीजनल इश्यूज को कंसर्न नहीं कर पाए, ज़्यादा अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक देखा आपने। दूसरा इसमें जैसे इसमें अपना लॉजिस्टिक वाला पार्टी लीगल चैलेंज, क्योंकि 125 करोड़ जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर बोलते, तो उनका एक साथ वोट कराना थोड़ा सा लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा, क्योंकि आपको ईवीएम और सारे चीज़ को आपको एक्स्ट्रा चीज़ इसमें लाना पड़ेगा, है ना। और फिर जैसे लिटरेसी रेट है, ठीक है, जैसे लिटरेसी लो लिटरेसी वो कंफ्यूज रहेगा कि हम एक साथ कितना वोटिंग दे सकें, तो बोकस वोट का भी चैलेंजेस हो सकता है ना। तो ये सब सारे चैलेंजेस है, इश्यूज है, तो रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हो। उसके बाद में हम लोग दूसरा क्या है, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नेंस इन केस ऑफ मिड टर्म रिजोल्यूशंस। अब क्या करेंगे, जैसे मिड टर्म रिजोल्यूशंस होता है, जैसे मेजोरिटी ऑफ जैसे आपके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पास हो पाता है, ठीक है, जैसे मेजोरिटी शो नहीं हो पाता है पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली, अगर मिड टर्म में अगर उसको डिसॉल्व हो जाता है तो उस केस में क्या है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, कितने टर्म के बाद आप इलेक्शंस करा सकते हैं, या इलेक्शंस होगा तो आपके कितने टर्म्स के लिए होगा, कि रिमेनिंग टर्म के लिए होगा या 5 ईयर के लिए होगा, तो ये सब होगा, ये भी पॉलिसीज़ में इम्प्लीकेशन करता है, ठीक है। उसके बाद में अब ये वोटर्स कम्प्लेक्सिटी जैसे ये हो गया ना, यूनिफॉर्मिटी ला सकता है, क्योंकि ये लोकल, मैंने बोला क्या बोला कि लोकल जो चैलेंजेस है तो उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक कि हमने चैलेंजेस देख लिया, मेरिट देख लिया, डिमेरिट देख लिया, है ना। चैलेंजेस क्या है, इशू एडवांटेज क्या है, दूसरा क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करें, फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करें। जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट था 17 का, तो उन्होंने बोला कि जो भी इम्प्लीमेंट करे तो फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करे, तो इसको हम लोग फेज मैनर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फेज मैनर में क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें लोकसभा एंड हाफ ऑफ द स्टेट को एक साथ कर लीजिए, है ना, रिमेनिंग स्टेट लोकल बॉडी को एक साथ कर सकते हैं, तो फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कंसेशंस है, क्योंकि इसको अमेंडमेंट करने के लिए आपको स्टेट का भी कंसेशन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल को आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो इसको कंसेशन लेकर, स्टेट का कंसेशन लेकर, और बहुत सारे स्टेक होल्डर है उसको भी कंसेशन लेकर इसमें आपको एक कंक्रीट प्लान के साथ लाना पड़ेगा, फिर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी इनका अपोज नहीं करे, जब इलेक्शंस हो तो फ्री एंड फेयर हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई वोटिंग यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, बैलेट पेपर का यूज़, डिजिटल वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, आधार से लिंक कर सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि कभी भी। और उसके बाद में जो
जो दूर दराज लोग रह रहे हैं, रिमोट वोटिंग फैसिलिटी होना चाहिए। जो माइग्रेट एरिया, जो माइग्रेशंस है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट माइग्रेटेड है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तब भी वो अपना वोटिंग राइट दे सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी पर भी काम करना पड़ेगा। अभी सिर्फ आर्म फोर्स के लिए है, तो जनरल सिटीजन्स के लिए भी ये वाले लेकर आना पड़ेगा। जैसे वोटिंग राइट में हो गया, ठीक है। तो ये सब हमें करना पड़ेगा जो वे फॉरवर्ड में ये, क्योंकि प्रैक्टिक हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रैक्टिकली आपको सॉल्यूशन देना है कि प्रैक्टिकली क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब उसके बाद में आपको दूसरा जो करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल जो है सेफ गार्ड देना पड़ेगा। जो मिड टर्म अगर होता है, मिड टर्म्स में अगर डिसॉल्व होता है, तो उसके लिए क्या हम प्रोविज़न रखें, और ये सब सारा चीज़। और इसके बाद में अगर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इमरजेंसी अगर डिजॉल्व होता है इमरजेंसी इलेक्शंस में, तो उसमें इलेक्शन कमीशन एक कंक्रीट प्लान लेकर आए, उस केस में क्या करते हैं। और बैलेंस द इलेक्ट्रल मॉडल्स, ठीक है। इलेक्ट्रल मॉडल्स को हमें बैलेंस करना, हाइब्रिड मोड में करना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा स्टेट असेंबली को, ये सब को हाइब्रिड मोड में हमें इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक के हमने सॉल्यूशन देखा है। दूसरा हमें इसका हमें कंक्लूजन देखना है। तो कंक्लूजन में जो भी हमने अब ऊपर देखा है उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। द हाई लेवल कमिटी रिफ्लेक्ट द सीरियस कंसिडरेशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। हाई लेवल उन्होंने बताया कि सीरियस कंसिडरेशंस उन्हें सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं। एड्रेसिंग द चैलेंजेस लाइक अ ट्रांसपेरेंट इंक्लूजन डायलॉग्स, ठीक है, स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द लीगल एक्सपर्ट्स। उसके बाद में जो भी ये मतलब कंप्रहेंसिव अप्रोच है, जो भी स्टॉक होल्डर हो सबको वन नेशंस वन इलेक्शन में। इंडिया क्या है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, तो उसको इमीडिएट आप नेशन वाइड इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हम इंस्टेंट ऑफ आइडियल, नॉट आइडियल सॉल्यूशंस नहीं है। इसको हम लोग ग्रेजुअल फेज मैनर में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में विदाउट कंप्रोमाइजिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो फेडरल फीचर्स है उसको बिना कंप्रोमाइज़ किए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतनी रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।